Hello everybody, welcome to Dr. Amit Academy. In this video, we are going to discuss about how to write answers in anthropology optional subject. My name is Bharat Bhushan Asthana and I have given UPSC IAS interview and I have also qualified the HCS and WBCS West Bengal Civil Services Prelims examination. I am your faculty and mentor for anthropology optional subject for both UPSC and State Public Service Commission examination. You can download our application from the link given in the YouTube description box below. And from there, you can get to know about the various courses and the faculty information. आगे बढ़ने से पहले एक बार we should have a look on the selections of the HCS officers from our academy. तो अगर आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में हमारे इंस्टीट्यूट से नियरली 108 ऑफिसर्स का सिलेक्शन हुआ है और अगर आप लास्ट ईयर 2024 की बात करते हैं तो हमारे पास 113 में से लगभग 51 सिलेक्शन जो है वो डायरेक्टली हमारे इंस्टीट्यूट से हुए हैं। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो रैंक 1 है हमारे इंस्टीट्यूट से ही हुए हैं अनिल कुमार जी। इस वीडियो का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वीडियो से हम इसे सीख सके कि एंथ्रोपोलॉजी में आंसर राइटिंग की कैसे की जाती है। तो उसके लिए ये स्लाइड प्रिपेयर्ड है। आई विल बी स्पीकिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, सो इट विल बी अ बाइलिंगुअल डिस्कशन। सो बेसिक फ्रेमवर्क फॉर गुड एंथ्रोपोलॉजी आंसर क्या होता है, बेसिक फ्रेमवर्क क्या रहेगा इस चीज का। तो सबसे पहले जो आपका मेंस का जो होता है, मेंस में वेदर यू आर राइटिंग फॉर द जीएस और वेदर यू आर राइटिंग फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड इज अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रिसाइजली। एंड क्वेश्चन प्रिसाइजली का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन का जो डिमांड है उस डिमांड को जो है आप डिटेल में अच्छी तरीके से समझ सकें। उसके बाद तो इसमें क्या चीज होता है ना कि अगर किसी भी क्वेश्चन में देखेंगे जीएस में या फिर एंथ्रोपोलॉजी में, तो देयर आर सर्टेन डायरेक्टिव वर्ड्स। वो वर्ड्स क्या होते हैं, तो डिस्कस हो गया, इलैबोरेट, क्रिटिकली एग्जामाइन, कंपेयर, असेस करने के लिए बोलता है, इलूसिडिएट करने के लिए बोलता है, एनालाइज करने के लिए बोलता है। जब डिस्कस करने के लिए बोला जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपके पास जो टॉपिक है क्वेश्चन में उसको आपको खोल करके अनफोल्ड कर देना है उसके सामने, सो दैट इज कॉल्ड डिस्कशन। इलेबोरेट में आप उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। क्रिटिकली एग्जामाइन में आप ये करते हैं कि उस चीज के जो भी इवेल्युएशन है तो बहुत क्रिटिकल, मतलब उससे क्या क्या चीजें नेगेटिव हो सकती है वो आप सामने लेकर के आते हैं। एंड कंपेयर में ये चीज होता है कि जो भी चीज टॉपिक है तो आपको बोला जा सकता है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस को एंड इरेक्टस को, जो कि एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक है, उन दोनों को कंपेयर करने के लिए तो फिजिकल फीचर्स एंड सोशल कल्चरल फीचर्स को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट आता है तो उसमें भी कंपैरेटिव एक मॉडल जाएगा। तो जो भी टॉपिक है कंपैरिजन का उसको आप कंपेयर करते हैं। जब भी आप क्वेश्चन को समझे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कीवर्ड्स दिए गए हैं। तो कीवर्ड्स कैसे हो सकते हैं, कीवर्ड्स कुड बी लाइक किनशिप के बारे में, मल्टी लीनियर इवोल्यूशन, या कोई थिंकर है तो पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, या हार्डी विनबर्ग है, या इवोल्यूशन की बात करी जा रही है। तो जो भी क्वेश्चन में कीवर्ड है आप उस कीवर्ड पे फोकस कीजिए। एक बार ये हो जाए तो उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को डिफाइन करिए कि वेदर द क्वेश्चन इज अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात कर रहा है, ये किसी अप्लाइड चीजों की बात कर रहा है, या फिर किसी चीज के अंदर ये सारी जितनी भी चीजें होती है कॉन्सेप्चुअल चीजें या फिर जो फैक्चुअल चीजें हैं, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें हैं, वो आपस में इंटरलिंक कर रही होती हैं। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है डिस्कस। डिस्कस करने के लिए हमें बोल रहा है डिस्कस मेजर स्पीसीज ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के क्या क्या मेजर स्पीसीज हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस अपने आप में क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस अपने आप में एक जीनस है और एक जीनस के अंदर मल्टीपल स्पीसीज आते हैं। तो डिस्कस द मेजर स्पीसीज ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस डिस्कवर्ड फ्रॉम द साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका। मतलब जो हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो उसमें साउथ वाले अफ्रीका से एंड जो ईस्ट वाला अफ्रीका है वहां से हमें क्या क्या स्पीसीज मिले हैं उसके ऊपर हमें एक डिस्कशन करना है। Then describe the discovery, physical features and significance of Tuang baby। तो जो टुआंग बेबी है उसकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी, उसके फिजिकल फीचर्स क्या थे, मतलब उसके बॉडीली फीचर्स क्या थे, एंड देन उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस टुआंग बेबी का डिस्कशन का फिजिकल फीचर क्या है। तो आई होप इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप रीड करेंगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जो है सेटल डाउन करेगा, और सेटल डाउन करने के बाद इस क्वेश्चन के जो डायमेंशंस हैं वो आप डायमेंशंस को पकड़ पाएंगे एंड उन्हीं डायमेंशंस को आप अपने क्वेश्चंस में हेडिंग बनाएंगे और उसी हेडिंग को आप विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज हाउ यू डिकोड द क्वेश्चन। क्वेश्चन डिकोड करना एक बहुत क्रूशियल स्टेप है मींस आंसर राइटिंग में।
सेकंड चीज है कि एक बार आपने क्वेश्चन का डिमांड समझ लिया पॉइंट नंबर 1 में जो हमने समझाया, तो उसके बाद आपके पास जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को आप एक स्ट्रक्चर देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देंगे कैसे, आपके पास जो 2 पेजेस 3 पेजेस या 4 पेजेस को 10 मार्क 15 मार्क या 20 मार्क दे रखा है, उसमें कैसे आप उसको तोड़ेंगे। तो दिस इज वन थिंग। तो अब हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन है। जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का एक बेसिक फॉर्मूला होता है IBC, इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन में कि आपको क्वेश्चन का डिमांड पता होना चाहिए। तो डिमांड पता हो गया आपको, और क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड्स हैं उस कीवर्ड्स को आप डिफाइन करिए। डिफाइन द की कॉन्सेप्ट, या फिर जो टर्म दे रखा है ना क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन कुड बी टोटेमिज्म, कल्चर रिलेटिविज्म, और बैंड ऑर्गेनाइजेशन, और स्टेट वर्सेस स्टेटलेस ऑर्गेनाइजेशंस, और द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और फॉर्मलिस्ट वर्सेस सब्सटैंटिविस्ट डिबेट। तो जो भी चीजें क्वेश्चन में दे रखा है उसको आप डिफाइन करके स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर कोई अप्लाइड टॉपिक है, फॉर एग्जांपल ST SC को लेकर के कुछ टॉपिक है, डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजी को लेकर के कुछ क्वेश्चन है, तो वो टॉपिक न्यूज में क्यों था उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर उसके रिलेटेड कोई डेटा अवेलेबल है या कोई कोटेशन अवेलेबल है तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं। सो इधर डिफाइन करके या कुछ एग्जांपल दे करके या फिर न्यूज में क्यों था, इन सब चीजों को लेकर के आप अपना एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। बेटर रहेगा कि इंट्रोडक्शन करते समय जो आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, वो डेफिनेशन अगर किसी स्कॉलर ने अगर कोट करी है तो स्कॉलर की डेफिनेशन आप लिखेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन बनाना जरूरी है हमारे पास। लेकिन ध्यान रहे कि इंट्रोडक्शन अपने आप में बहुत बड़ा ना हो। हार्डली 3 to 4 लाइन का इंट्रोडक्शन विल बी इनफ। ठीक है, एंड इन केस द क्वेश्चन इज 20 मार्कर, देन 4 to 5 लाइन का इंट्रोडक्शन विल बी इनफ। सेकंड इज बॉडी। बॉडी यानी कि बॉडी में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का जो की डिमांड होता है उसको एड्रेस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इन द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है क्वेश्चन का जो कीवर्ड्स होता है, कीवर्ड्स को हम एड्रेस करते हैं। एंड जो बॉडी होता है क्वेश्चन के, जो डिमांड होता है क्वेश्चन का, उसको हम यहाँ पर एड्रेस करते हैं। ये पता होना चाहिए आपको। तो जो बॉडी है, बॉडी में कोशिश करिए कि 3 से 4 सब हेडिंग्स हो, क्योंकि इस 3 से 4 सब हेडिंग में जो है मोस्टली आप क्वेश्चन के जितने भी डायमेंशंस हैं, हर एक डायमेंशन को आप एक एक सब हेडिंग में कवर करते हुए चलते जाएंगे आगे। तो इसमें क्या होगा, 3 से 4 सब हेडिंग करनी है, एंड उसके अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी शो करनी है कि यस आई हैव द नॉलेज अबाउट द क्वेश्चन, नॉलेज आई हैव द सफिशिएंट कंटेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द की डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो इसमें आप अगेन डिफाइन करिए। क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव होता है, क्लासिफिकेटरी होता है, हमारे पास स्किन टर्म्स जो हम पढ़ेंगे आगे, तो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कोई थियोरेटिकल बैकिंग है किसी चीज का, जैसे कि अगर मैट्रिलिनियन एंड पेटिलिनियन सोसाइटीज है, या फिर फंक्शनलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, तो उसकी कुछ थियोरेटिकल बैकिंग है, तो यू कैन टॉक अबाउट दैट थिंग ऑल्सो। जैसा कि मैंने पहले बोला कि इंट्रोडक्शन में आपको किसी स्कॉलर का नाम मेंशन करना चाहिए, तो सेम थिंग यहाँ पर भी हो सकता है कि रेडक्लिफ ब्राउन हो गया, मेलिनोस्की हो गया, फ्रेंच बोआ हो गए, या फिर हमारे पास A.L. क्रॉपर हो गए, मार्गरेट मीड हो गई, रूथ बेनेडिक्ट हो गए। इस तरह के जो स्कॉलर्स हैं उनको भी आप अपने आंसर्स में कोट करेंगे तो बेटर रहेगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, इससे एक क्लियर सिग्नल जाता है कि आपके पास जो चीजें हैं, जो कंटेंट आपने बहुत सारा, जो बाकी लोग रहे हैं जब बुक में लिख रहे हैं ना, उसको आपने डीप अंडरस्टैंडिंग करी है। एंड इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग कर ली है आपने कि आपके दिमाग में वो चीज पिक्टोरियली रिप्रेजेंट हो गई है। कहने की मतलब आपकी जो मेमोरी है वो बहुत स्ट्रांग है। तो जहां पर भी हो सके तो आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम में क्या क्या चीजें आती हैं, फ्लो चार्ट्स आ जाते हैं, मैप्स आ जाते हैं, हमारे पास हब एंड स्पोक डायग्राम्स आ जाते हैं, स्टैंडर्ड डायग्राम जो दे रखा होता है वो आ सकता है, लीनियर्स के डायग्राम्स आ सकते हैं। मोरओवर बुक में हमारे जो एंथ्रोपोलॉजी है इसमें भी काफी सारे स्टैंडर्ड डायग्राम्स अवेलेबल हैं, तो आप चाहे तो उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, पिरामिड डायग्राम होता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो यहाँ पे पिरामिड डायग्राम बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कल्चरल मटेरियलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है हमारे पास जो है पिरामिड बेस्ड डायग्राम बन जाता है। मोस्ट कॉमन आप पिरामिड डायग्राम देखते हैं जब हम फूड चेन एंड फूड वेब की बात करते हैं GS में, तो जो डायग्राम होता है वो फूड पिरामिड बेस्ड डायग्राम ही होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड जिसको हम बोलते हैं, एनर्जी पिरामिड आता है उसके अंदर। ऐसे ही इंटरलिंक करना टॉपिक को बहुत जरूरी है कि सिलेबस के एक पार्ट को सिलेबस के किसी और दूसरे पार्ट से, एक्स को वाई से, वाई को जेड से आपस में इंटरलिंक करिए, और ये चीज मैक्सिमम बेनिफिट देता है जब आप पेपर 1 को एंड पेपर 2 को आपस में इंटरलिंक करते हैं।
तो कनेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द सिलेबस, फॉर एग्जांपल किनशिप को एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को आप इंटरलिंक कर सकते हैं, इथनोग्राफी को आप अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी से लिंक कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हेल्थ एंड ट्राइबल एस्पेक्ट, हेल्थ जो है पेपर 1 में एंड ट्राइबल एस्पेक्ट पेपर 2 में है, इसको आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं। पेपर 1 में हमारे पास फंक्शनलिज्म आता है एंड पेपर 2 में हमारे पास कल्चरल सर्वाइवलिस्ट आ सकता है। तो फंक्शनलिज्म में जो मालिनोव्स्की ने कहा है कि एवरीथिंग हैज सम फंक्शनल वैल्यू, एंड कल्चरल सर्वाइवल में जब टाइलर बोलते हैं कि फंक्शनल वैल्यू खत्म हो गया है, तो यहाँ पर टाइलर को आप मालिनोव्स्की के नाम से क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि मालिनोव्स्की ने बोला है कि कुछ भी कल्चरल सर्वाइवल नहीं है बल्कि एवरीथिंग इज कल्चरली फंक्शनल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेपर 1 का एक टॉपिक पेपर 2 के दूसरे टॉपिक से लिंक करा जा रहा है। ये मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले टॉपिक्स में। ऐसे ही करंट अफेयर बेस्ड अगर आप चीजों को लेकर के आते हैं, चाहे अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट फिट करते हैं, तो इससे भी आपका आंसर जो है हाईली इनरिच होता है। इससे ये पता चलता है कि आपके पास ना सिर्फ स्टैटिक का नॉलेज है, बल्कि आप डेली बेसिस पे न्यूज या फिर करंट अफेयर्स को अपडेट रहते हो, और उससे कहीं ना कहीं आप अपने स्टैटिक के नॉलेज को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करते हो। दैट इज ऑल्सो गुड। फाइनली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या चीजें हैं कि कंक्लूजन में हमारे पास मैक्सिमम 1 to 2 लाइन हो जाए तो चलेगा। देखना है कि 10 मार्क का क्वेश्चन में 1 to 2 लाइन हो जाए, 15 मार्क का क्वेश्चन में 2 to 3 लाइन हो जाए, एंड 20 मार्क का क्वेश्चन में जो है 3 to 4 लाइन हो जाए तो बेटर रहेगा। इसमें एक चीज देखना होगा कि जो हमारा कंक्लूजन है वो एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन हो, बैलेंस टोन हो। अगर आपका क्वेश्चन में अगर क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए भी बोला है, बट आप कंक्लूजन में स्टिल यू विल बी पॉजिटिव, भले ही आप यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए, बट कंक्लूजन में आपको पॉजिटिव ही रहना है। सोल्यूशंस देने की जरूरत है आपको बेटर तरीके से। ठीक है, सोल्यूशन देइए इस चीज के अंदर। और एज ऑल्सो अगर कोई एग्जाम्पल हो उसके अंदर तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जैसे कि कल्चरल रिलेटिविज्म के ऊपर क्वेश्चन आया है तो यू कैन राइट कि अंडरस्टैंडिंग कल्चरल रिलेटिविज्म इंश्योर्स इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग अप्रोच। देखिए एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है और ये बहुत पावरफुल कंक्लूजन है। तो मैं आपसे लोगों को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस क्वेश्चन में जहां तक मैंने कुछ कंक्लूजन के फॉर्मेट्स दिए हैं आप उसको आप नोट डाउन करिए, एंड जब कभी मौका मिले तो इन कंक्लूजन को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। पूरे सिलेबस के डिस्कशन में मैं आपको बहुत सारी इंट्रोडक्शन लाइन एंड कंक्लूजन लाइन यूज करके बताऊंगा, जिसको आप डायरेक्टली एग्जाम में लेकर के जाइए एंड यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दीज थिंग्स। इसके बाद वैल्यू एडिशन कैसे कैसे हो सकता है आपके आंसर में। वैल्यू एडिशन से ही अगर कोई स्टूडेंट है 10 मार्क का क्वेश्चन है, कोई स्टूडेंट है जिसने वैल्यू एडिशन नहीं करा है तो उस क्वेश्चन में उसको 2.5 to 3 मार्क्स मिलने का चांस है। बट अगर आप वैल्यू एडिशन करेंगे तो इजीली यू कैन स्कोर 5+ मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आउट ऑफ 10। तो वैल्यू एडिशन इज अबाउट एवरीथिंग, एंड वैल्यू एडिशन से ये शो होता है कि यू आर रियली अ स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें आप एग्जाम्पल्स लेकर के आ रहे हैं, कोटेशन कर रहे हैं एंड बाकी सारी चीजें। ठीक है, अब वैल्यू एडिशन के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि इसमें आप फ्लो चार्ट बनाइए। ठीक है, प्रोसेस लाइक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इवोल्यूशन ऑफ कल्चर कैसे हो रहा है, मैजिक, रिलीजन एंड साइंस का कैसे इवोल्यूशन है, फैमिलीज पहले ग्रुप फैमिलीज हुआ करती थी, देन पॉलीगेमस फॉर्म फैमिली हुई एंड देन मोनोगेमस फैमिली होनी शुरू हो गई। किनशिप के बहुत सारे डायग्राम्स बनते हैं, पेट्रीलिनियल एंड मेट्रीलिनियल डायग्राम्स बनते हैं, दैट वी विल डिस्कस। ट्राइबल इंडिया में आप मैप बनते हैं बहुत सारे, जहां पर आप शो करते हैं कि ट्राइब का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या है, उनका इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है, एटसेट्रा। उन कौन सी ट्राइब कौन सी लैंग्वेज बोल रही है, कौन सी ट्राइब आज की तारीख में किस रिलीजन का पार्ट बन गई है, ऑल दीज थिंग्स आर डिपिक्टेड देयर। उसके बाद अगर आप थिंकर्स को कोट करते हैं तो उससे आपके आंसर में एक बहुत अच्छा डेप्थ आता है। ठीक है, जैसे कि कल्चर इज लर्नेड और कल्चर इज ग्रेटिफाइंग और कल्चर इज सोशल, इस तरह के स्टेटमेंट से जो है आपके क्या है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट किसी न किसी डिफरेंट स्कॉलर ने बोला है, इसको आपको अपने आंसर में करना चाहिए। मोरओवर इंटरलिंकिंग द सिलेबस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस का हमारे पास एक बायोलॉजिकल पार्ट है एंड एक सोशल कल्चरल पार्ट है। तो ये बायोलॉजिकल पार्ट ने सोशल कल्चरल पार्ट को बूस्ट करा है, सोशल कल्चरल पार्ट ने बायोलॉजिकल पार्ट को बूस्ट करा है। जब आप इन दोनों चीजों को लिंक करते हो, आपस में चीजों को लिंक करते हो, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को पहले समझ आता है कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को पेपर 1 एंड पेपर 2 को आप आपस में इंटरलिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट डूज, हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें डोंट्स क्या है, हमें ये भी देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले कि आप जेनरिक आंसर्स नहीं लिखिए, डोंट राइट जेनरिक आंसर्स, क्योंकि जीएस में एंड एंथ्रोपोलॉजी में यही ऑप्शन है कि यहाँ पर हम इनरिचमेंट करते हैं, हम यहाँ पे आंसर का इनहेंसमेंट करते हैं बाय कोटिंग वेरियस एग्जाम्पल्स, केस स्टडी, थिंकर्स नेम्स एटसेट्रा एंड देयर वर्क्स। ठीक है, तो जीएस में ये चीज हम नहीं करते हैं, तो आप अपने आंसर को जेनरिक नहीं रखेंगे।
Don't forget anthropological thinkers and definition. Nearly there are 40 definitions in entire anthropology subject, जिसको आपको वर्बैटिम रट लेना है। जो मैं आपको क्लास के ड्यूरेशन में आपको वो डेफिनेशन दूंगा भी और आपको मैं रटवा भी दूंगा। तो ये कोशिश आपको करना है कि जहां तक हो सके जो स्कॉलर के डेफिनेशन है आप एज इट इज उसको अपने आंसर्स में मार्क करें। उसके बाद पेपर वन में जो है काफी सारी चीजें आप देखेंगे तो स्टेटिक कंपोनेंट्स हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो उन्होंने करंट अफेयर पढ़ा होता है प्रीलिम्स के लिए चाहे मेंस के लिए, उस करंट अफेयर को अननेसेसरली पेपर वन में इन्वॉल्व करने लगते हैं। जबकि पेपर वन में हमें ज्यादा फोकस करना है हमारे स्कॉलर्स के ऊपर, थिंकर्स के ऊपर, उनके फील्ड वर्क के ऊपर और उनके केस स्टडीज के ऊपर। तो आपको ये कोट करना है। एंड जहां तक करंट अफेयर की बात है, जैसा कि मैंने पहले बोला कि वो पेपर टू में आना चाहिए ना कि पेपर वन में। तो करंट अफेयर को अननेसेसरली आप पेपर वन में ओवरलोड नहीं करेंगे। एंड देन अवॉइड करिए अनस्ट्रक्चर्ड लॉन्ग पैराग्राफ। अनस्ट्रक्चर्ड लॉन्ग पैराग्राफ से क्या होता है कि एग्जामिनर आपके आंसर में नेविगेशन नहीं कर पाता है। नेविगेशन नहीं करेगा तो आप उसको आपके आंसर के हर एक वर्ड को पढ़ते रहना पड़ेगा। जब हर एक वर्ड को पढ़ेगा तो ज्यादा टाइम लेगा एंड ज्यादा बारीकी से आपके आंसर को पढ़ने पड़ेगा, चाहे या तो इरिटेट हो जाएगा। दोनों ही सिचुएशन आपके लिए हानिकारक है, डिसएडवांटेजेस हैं। तो अपने आंसर को जो है हेडिंग एंड सब हेडिंग में क्रिएट करिए, जिससे कि break them into points and heading and subheading so that it becomes easier for the examiner to navigate onto that particular answer. I hope ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब जो भी बात मैंने बोली उसको मैं एक सैंपल क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जो भी मेरे अभी तक हमने डिस्कस करा थियोरेटिकल एस्पेक्ट, उसको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू आई विल बी एक्सप्लेनिंग। तो एक सैंपल क्वेश्चन है, दिस इज द सैंपल क्वेश्चन। इस सैंपल क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इलूसिडिएट। इलूसिडिएट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। इलूसिडिएट द बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स, बोथ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट पे हमें ह्यूमन इवोल्यूशन को समझाना है और बताना है ये किस तरीके से बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स ने मिलकर ह्यूमन का इवोल्यूशन करा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि देयर आर टू थिंग्स। एक तरफ होगा एक बाकी के एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं वर्ल्ड में, एंड दूसरी तरफ हो गया ह्यूमंस। तो आपको पता होना चाहिए कि कल्चर जो है वो अभी तक बाय एंड लार्ज यूनिक है ह्यूमंस को लेकर के, बाय एंड लार्ज। क्योंकि देयर आर अदर पीपल हु आल्सो से कि एलिफेंट है चाहे मंकीज हैं, वहां पर भी कल्चर है। बट फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल बी कीपिंग कल्चर लिमिटेड टू द ह्यूमंस। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो सिर्फ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है, लेकिन जो ह्यूमंस हैं उनका जो इवोल्यूशन है वो बायोलॉजिकल भी है एंड कल्चरल भी है। तो यही क्या क्या बायोलॉजिकल एंड क्या क्या कल्चरल एस्पेक्ट है वो हमें समझाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। तो दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसने क्या बोला है, बायोलॉजिकल वर्ड यूज करा है। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा है, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स यूज करा है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में क्या करा है कि बायो कल्चरल प्रोसेस का एक वर्ड यूज कर दिया है। तो जिससे ये वाला वर्ड भी एड्रेस हो गया और ये वाला वर्ड भी एड्रेस हो गया। तो ह्यूमन इवोल्यूशन इज अ बायोकल्चरल प्रोसेस, अ डायनेमिक इंटरप्ले। क्योंकि बायोकल्चरल का आपस में डायनेमिक इंटरप्ले है, डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन जेनेटिक्स चेंजेस एंड कल्चरल इनोवेशन। यहाँ पे बायोलॉजी का मतलब जेनेटिक है एंड कल्चर का मतलब कल्चरल इनोवेशन है, ठीक है। तो ये वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके बाद के जो वर्ड्स हैं कि एंथ्रोपोलॉजी व्यूज दिस इवोल्यूशन थ्रू बोथ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन of the genus Homo and development of complex social cultural institution. For example, marriage है, family है, kinship है, economy है, polity है, religion है। ये सारी चीजें क्या है, that complex social cultural behavior है ह्यूमंस का। तो ह्यूमंस में क्या है, बायोलॉजी है एंड कल्चर है, इन दोनों की वजह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। देखिए तो क्या चीज है कि स्टार्ट विद क्रिस्प एकेडमिकली ग्राउंडेड डेफिनेशन। ये एक कंप्लीट एकेडमिक डेफिनेशन है। जो बायोकल्चरल वर्ड है जो मैंने क्वेश्चन से ही उठाया है वो इंट्रोड्यूस कर दिया आंसर में ही। अब इसके बाद अब क्वेश्चन की डिमांड की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन का की डिमांड क्या है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या है मैंने बताया पहले, और उसके बाद मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर कल्चरल फैक्टर्स क्या है। फर्स्ट थिंग इसकी बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है, कल्चरल फैक्टर क्या है, और उसके बाद जो को इवोल्यूशन है बायोलॉजिकल एंड कल्चरल, इस दोनों की मैं बात करूंगा। तो अगर आप बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे तो हमारे पास बायपेडलिज्म है। हम इंसान जो होते हैं अपने पैरों पे चलते हैं, दोनों पैर पे, बट बाकी जो एनिमल्स होते हैं वो अपने चारों पैरों पर चलते हैं, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो अदर दे आर वॉकिंग ऑन देयर फोर लेग्स और दे आर ऑन लाइक समटाइम्स की शिफ्टिंग बायपेडलिज्म होता है। अगर आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस में देखेंगे तो उनके पास शिफ्टिंग गेट्स हैं, शफलिंग गेट्स हैं। तो बायपेडलिज्म है हमारे पास। क्रिनियल कैपेसिटी हमारी बहुत हाई है, हमारी हाई है। होमोसेपियंस की अगर आप बात करेंगे तो 1350 से लेकर 1400 तक के आसपास है, एंड इसके पहले जो है धीरे धीरे ये इंक्रीज हुआ है। टूल
टूल यूज एंड प्रिसाइजन ग्रिप हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एनाटॉमिकल चेंजेस आए, जैसे बाकी एनिमल्स हैं उनके चारों के चारों जो लिम्स हैं वो रनिंग में या फिर स्टैंडिंग में यूज होता है, लेकिन हमारे पास दो हैंड्स फ्री हैं। तो हमारे पास एनाटॉमिकल चेंज आया, एनाटॉमिकल चेंज से हमने क्या करा, टूल यूज करना शुरू करा। डेंटेशन एंड डाइट की अगर हम बात करें तो हमारा रिडक्शन इन मोलार साइज है, हम फायर को यूज करते हैं कुकिंग को लेकर के, एनर्जी एफिशिएंट हमारा डाइजेशन है, बाकी सारी चीजें। एंड इससे क्या हुआ है कि हमारा जो हार्ड फूड खाने की जो कैपेसिटी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हुई है। एंड जो हमारा फायर बेक्ड या फिर कुक्ड फूड है उससे जो हमारा सॉफ्ट फूड खाने की हमारी आदत बढ़ी है, तो इससे हमारा जो डाइजेशन है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है। उसके बाद ह्यूमंस आर एबल टू स्पीक, हम बोल पाते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज है हमारे अंदर। तो FOXP2 जीन जो है एक जेनेटिक जीन है जिसके हेल्प से हमारे वोकल कोड्स जो है वो काम करते हैं। एंड वी आर एबल टू वोकली कम्युनिकेट, हमारे पास साइन लैंग्वेज भी है एंड हमारे पास वोकल लैंग्वेज भी है, दोनों चीजें हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है। ठीक है, तो जो लॉन्ग चाइल्डहुड अलाउड इंक्रीजिंग लर्निंग एंड सोशल बॉन्डिंग, अगर आप किसी और एनिमल में देखेंगे तो बर्थ के 1 to 2 ईयर के अंदर वो एनिमल जो होता है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। बट अगर आप ह्यूमंस की अगर बात करेंगे तो बर्थ के नियरली 18 to 21 ईयर्स तक जो है वो बच्चा जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है, जब तक वो स्कूल कॉलेज एग्जामिनेशन से पास होकर के अपना एक जॉब ना ले ले। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। ये सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म, डाइमॉर्फिज्म एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी क्या होती है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस इन द लेक्चर इटसेल्फ, नेक्स्ट लेक्चर। आफ्टर दैट कल्चरल फैक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे पास लिथिक टूल्स है। लिथिक टूल्स का मतलब क्या होता है, स्टोन टूल्स होते हैं। सिंबोलिज्म एंड लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने पहले बताया, एंड दिस कैन आल्सो बी सीन इन द कार केव आर्ट। तो केव आर्ट में क्या सिंबोलिज्म है, बरियल्स है, रिचुअल बरियल्स है। ये सब चीजें क्या शो करती है, कॉग्निटिव मॉडर्निटी शो करती है, मतलब ये कि ह्यूमन का जो दिमाग है उसका विकास हो चुका है। ठीक है, सोशल कॉपरेशन शो करता है। लैंग्वेज अगर आएगी तो लोग आपस में बात कर पाएंगे, बात करने से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएंगे एंड सामने वाले को एम्पैथी की फीलिंग आ सकती है, कॉपरेशन होगा एंड एक सर्टेन लेवल ऑफ मोरल कोड्स होगा जिसमें लोग अपने डूज एंड डोंट्स को डिसाइड करेंगे। आफ्टर दैट डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर है विच इज रिलेटेड टू द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, इट इज पार्ट ऑफ द आर्कियोलॉजी दैट विल बी स्टडीइंग इन द ग्रेट डिटेल। कंट्रोल ऑफ फायर है, फायर के ऊपर कंट्रोल है, तो इससे क्या हुआ, इससे वार्मथ हुआ, प्रोटेक्शन हुआ, डाइटरी चेंजेस आए लोगों के अंदर, माइग्रेशन एंड अडेप्टेशन हुआ। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे गए एंड माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, इंटरब्रीडिंग होती है एंड लोगों के अंदर कल्चरल लेवल पर एंड फिजिकल लेवल पर, तो लोगों के जो ट्रेड्स होते हैं वो ट्रेड्स शेयर होते हैं एंड डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। अगर हम कल्चरल फैक्टर की बात करी हमने और बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो अब दोनों का जो मिक्स होता है दैट इज कॉल्ड बायोकल्चरल इवोल्यूशन, जिसमें दोनों का इंटीग्रेशन है। तो हम बोलते हैं कि ब्रेन का जो इंक्रीमेंट है, को इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन एंड लैंग्वेज हुआ है। तो इंक्रीज ब्रेन साइज से क्या हुआ है, हमारे पास ब्रेन हमारा और कॉम्प्लेक्स हुआ और कॉम्प्लेक्स ब्रेन से हम कॉम्प्लेक्स स्पीच की तरफ आ पाए। ठीक है, तो इससे जो है धीरे धीरे सोसाइटी का जो सोशल कॉग्निशन है वो इनहेंस हुआ। तो ब्रेन जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे एंड लैंग्वेज कल्चरल एस्पेक्ट पे दोनों जो है पैरेलली एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। लैक्टेज का परसिस्टेंस, लैक्टेज क्या होता है, दूध से रिलेटेड या फिर जो प्रेगनेंसी होती है उससे जुड़ी होती है, फिर पेस्टोरलिज्म जो सोसाइटी होती है उससे जुड़ी हुई होती है। तो इसका हुआ कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ डेयरिंग, दूध निकालना या फिर दूध के प्रोडक्ट्स को यूज करना, इससे हमारा जेनेटिक अडेप्टेशन हुआ। कुकिंग हाइपोथेसिस, इसमें क्या बोलते हैं कि फायर इन्फ्लुएंस द जॉ साइज एंड एनर्जी एबिलिटी ऑफ ब्रेन ग्रोथ। तो हुआ क्या कि अगर हमारे पास फायर आया, फायर आने से हमने फूड को कुक किया, कुक करने से क्या हुआ, फूड को सॉफ्ट हुआ, सॉफ्ट होने की वजह से क्या हुआ कि फूड को डाइजेस्ट करने में जो हमारी एनर्जी लगती है वो एनर्जी कम हुई, तो हमारा जो डाइजेशन है वो डाइजेशन हमारा ज्यादा एफिशिएंट हुआ। तो जो रिमेनिंग हमारे पास एनर्जी सेव हुई उस एनर्जी से क्या हुआ, हमारे ब्रेन का जो है फर्दर ग्रोथ हुआ एंड इवोल्यूशन हुआ। तो दिस इज पार्ट ऑफ द कुकिंग हाइपोथेसिस। उसके बाद डिसीज इकोलॉजी, तो सेडेंटिज्म क्या होता है कि पहले जो थे वीवर हंटर गैदरर्स, उसके बाद जब एग्रीकल्चरल सोसाइटी आई तो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। उसको जब क्रॉप्स ग्रो होते लगते हैं तो सोसाइटी को उसका टेक केयर करना पड़ता है, उसके लिए जो है उसको लोकल सेटलमेंट्स बनाने पड़ते हैं, तो रहना पड़ता है एक ही जगह पर 4 महीने 5 महीने समटाइम्स 18 महीने तक रुकना पड़ा। तो जो आप एक ही जगह पर रुकते हो तो रुकने से जो है बहुत सारी बीमारियां यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल डिसीज जो होता है ये सब पनपने लगते हैं, सैनिटेशन एंड हाइजीन का इश्यू बढ़ने लगता है एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन बढ़ने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि डिसीज भी जो है ना वो इंक्रीज करने लगती है। तो देखा कि मैंने इस क्वेश्चन में बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करा,
पहले बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करा, फिर कल्चरल एस्पेक्ट को डिस्कस करा, देन बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट दोनों को इंटीग्रेट करके मैंने समझाया है इस क्वेश्चन के अंदर। कंक्लूजन अगर आप देखेंगे तो द ट्रेजेक्टरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एग्जाम्पलीफाइज द सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप। सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप किसका? बायोलॉजी का एंड कल्चर का। जो क्वेश्चन में जो बात है मैंने उसी बात को यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है। फिर मॉडर्न ह्यूमंस आर नॉट ओनली प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस बट ऑल्सो एक्यूमुलेटेड कल्चरल नॉलेज एंड इतना, जैसे कि मैंने बताया है कि जो बाकी एनिमल्स हैं उनका सिर्फ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है क्योंकि उनके पास कल्चर नहीं है, बट जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके पास बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी है एंड कल्चरल इवोल्यूशन है। तो दिस इज एन इवोल्यूशन, दिस इज एन इवोल्यूशन, इन दोनों का इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन का की डिमांड था, इसी की डिमांड को मैंने एड्रेस करा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड इस क्वेश्चन को, इस पीडीएफ को आप डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का, जो यूपीएससी, ये जो स्टेट पीएससी होते हैं इसको बार बार पूछते हैं। तो मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पिक करा है जो आपके लिए मोर बेनिफिशियल हो। ये क्वेश्चन का आंसर आपके लिए एक तरीके का एक मॉडल आंसर की तरह भी काम करेगा। ठीक है, इसके बाद इस डायग्राम में हम लोग क्या क्या कर सकते थे, हम इवोल्यूशनरी ट्री बना सकते थे, जो कि मैंने नहीं बताया क्योंकि कंप्यूटर पे फाइल्स बनाने के अपने कॉन्स्टेंट्स होते हैं। जो क्लास चलेगी लाइव क्लास, तो लाइव क्लास में आई बी मेकिंग सो मेनी हैंड ड्रैग डायग्राम्स एंड दोस डायग्राम्स विल बी रेडिली अवेलेबल फॉर यू टू मेक इन द एग्जामिनेशन। तो टाइमलाइन ऑफ टोल ट्रेडिशन हम बना सकते थे। देन एक जो मैंने बात करी थी होमो हैबिलिस की एंड होमो सेपियंस की, इन दोनों के बीच में हम एक डिफरेंस टेबल ड्रॉ कर सकते थे। एंड देन ये जो कोटेशन है कि मैन इज ए कल्चरल एनिमल, तो मैन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया बायोलॉजिकल, एंड कल्चरल का मतलब क्या हो गया कल्चर। तो ये दोनों क्वेश्चन का डिमांड है कि मैन क्या चीज है, एक बायोलॉजिकल एनिमल है, ठीक है, कल्चरल एनिमल है। ये यहाँ पे एक स्कॉलर है लेजली वाइट, इन्होंने इस चीज को बोला था। तो इस चीज को हम क्वेश्चन के बिगिनिंग में भी एड्रेस कर सकते थे चाहते तो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव था कि हाउ टू राइट आंसर इन द एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फाइनली ये पीडीएफ आपको ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी। ये हमारा एड्रेस है इंस्टीट्यूट का, दिस इज अवेलेबल एट मेजबान चौक, चरखी दादरी, हरियाणा में ये अवेलेबल है। इंस्टीट्यूट लोकेशन है हमारा। यू कैन कॉल ऑन दीज पर्टिकुलर नंबर्स, एज ऑल्सो यू कैन राइट टू अस ऑन drAmitacademy@gmail.com. You can get the information about the courses. You can get your query रिजॉल्व, अपनी क्वेरी को आप रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, ऑल दिस पीपल सिटिंग हियर आर ओनली टू हेल्प यू। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल डॉक्टर अमित अकेडमी ऑप्शनल। इसको आप एक बार प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो। थैंक यू सो मच एवरीबडी, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच अगेन।